हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट 3 की। इस पर मैंने पहले भी 2 वीडियो बना रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से समझनी है तो प्लीज आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 विजिट करें। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख रखा है तो आइए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, तब जाकर के आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर से समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अभी का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे पहले इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, दूसरा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, और फिर हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, उसका मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, फिर उसका क्या क्या यूजेज है ना। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एसिड और बेस का। उसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे। एक और है हमारा सॉल्ट फैमिली, है ना, सॉल्ट फैमिली। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्त, वो है हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में ना बहुत सारा यूजेस है पीएच का। जैसे पीएच का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है हमारे पास, हमारा जो स्टमक है एक एसिड सिक्रीट करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग जंक फूड या ऑयली फूड, फैटी फूड खाते हैं तो उस समय में क्या होता है कि जो HCl है हमारे फूड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है ना। उस केस में क्या होता है कि रिमेन्स कांस्टेंट एसिड तो हमारे स्टमक में बना ही रह जाता है, जिसके कारण कुछ देर के बाद जलन या फिर दर्द फील होना शुरू हो जाता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्त, एक वीक बेस का यूज करते हैं, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमने पहले भी इस पर बात कर रखा है किसी जमाने में, याद करो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक वीक बेस है उसका यूज करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। जब हमारे स्टमक में, है ना, जब हमारे स्टमक में एसिड रिमेन्स कांस्टेंट बना रह जाता है तो एसिडिटी हो जाता है, जिसके कारण दर्द या जलन होना शुरू हो जाता है। उसके समय हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं, एंटी प्लस एसिड, है ना, एसिड के दुश्मन का यूज करते हैं। उसके रूप में हम लोग लेते हैं क्या है, वीक बेस, जैसे तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये क्या करता है कि बेस जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, ठीक है। फिर है हमारे पास और भी पीएच का हमारे पास बहुत सारा यूजेस है। जैसे कि पीएच का यूज होता है टूथ डिके में, है ना। क्या है कि जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाए, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है या जो जर्म्स है उसके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन बन जाता है, वो बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू कर देता है माउथ में, जिसके कारण टूथ डिके होना शुरू हो जाता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्कलाइन है लाइक टूथपेस्ट है उसका हम लोग यूज करते हैं ताकि वो न्यूट्रल कर पाए, है ना। तो मुंह का भी पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो वो भी हमारे टूथ के लिए अच्छा नहीं होगा, टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा। पीएच का और भी यूज है लाइक हमारे पास एसिड ड्रेन में, अगर जो रेन वाटर है उसका पीएच वैल्यू दोस्त 5.5 से कम हो जाए, है ना, तो उस रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, है ना। वो क्या होता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ना। इंसानों के लिए भी है बट एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये है हमारे पास पीएच का डेली लाइफ में यूजेस। जैसे तुम अपने बगीचे की मिट्टी का पीएच देखो, अगर वो भी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, है ना, जो तुम्हारे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उस तरह के जर्म्स का या फिर कह सकते हैं हम लोग इंसेक्ट्स का अटैक बढ़ जाएगा, है ना। तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं कि एक वीक बेस का यूज करते हैं। जैसे देखे होगे तुम पेड़ पौधा के नीचे में जड़ के पास, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जो कि एक बेस है ना। वो क्या करता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता
जो मिट्टी हमारा एसिडिक हो गया था उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। तो ये था दोस्त हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एसिड का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब एसिड कैसे रिएक्ट करता है केमिकल सब्सटेंस के साथ, दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ, ठीक है। तो देखो दोस्त, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, ठीक है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वो लोग एक एग्जांपल देने से तुम दे देते हैं, जैसे हमारे पास एक एसिड है, बहुत ही वेल नोन एसिड है, हमारे पास HCl है, एक मेटल ले ले, लाइक हम ले लें Na सोडियम, तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा NaCl प्लस H2। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे 2, बैलेंस है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, है ना, उस केस में ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। फिर से वही कर लें, अगर सपोज करो हमारे पास क्या था, एक एसिड है हमारे पास HCl, अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ इसे रिएक्ट करा दें, हम अगर रिएक्ट कर दें NaO सोडियम ऑक्साइड के साथ, तो ये बनाएगा NaCl2 प्लस H2O, है ना, NaCl2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए आगे में लगा देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है कि एसिड जो है जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट किया तो बनाया सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। और इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं दोस्त न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid reacts with base, it produces salt and water, and this chemical reaction is known as neutralization reaction. एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्त, जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है ना, सबका सब बेसिक होता है नेचर में, है ना। जितना भी मेटल ऑक्साइड्स है वो सबका सब होता है नेचर में कैसा बेसिक। अब ना देखो, एसिड और बेस भी रिएक्ट करके बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस भी रिएक्ट करके बना रहा है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड और मेटल ऑक्साइड भी रिएक्ट करके बना रहा है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी जो है वो भी है बेसिक है नेचर में। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण मिल रहा सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो दोस्त, जब कभी भी एसिड और बेस मिलता है ना, तो न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि हर केस में न्यूट्रल कर देता है, लेकिन न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। अभी हम बात करेंगे, जब हम सॉल्ट फैमिली पढ़ जाएंगे तो अभी हम इसके बारे में और भी डिटेल से बात करने वाले हैं। फिलहाल हम और भी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट बोलो या फिर बोलो बाइकार्बोनेट के साथ भी अगर रिएक्ट करता है तो बनाता है दोस्त सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास है वही HCl है, अगर हम इसके साथ रिएक्ट करा दें क्या, मेटल कार्बोनेट जैसे रिएक्ट करा दें हम Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, तो हमारे पास बनेगा क्या ऊपर हम, है ना। जब हम HCl को Na2CO3 यानी कि मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारे पास बना NaCl जो कि सॉल्ट है, फिर बना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं लग रहा है तो बैलेंस कर लेंगे इसे। बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दें हम 2, है ना, तो हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड कितना 2। HCl के आगे में भी अगर लगा दें हम 2 तो आई थिंक हमारे ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो क्लोरीन कितना 2, यहाँ भी क्लोरीन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना 2, बाकी सब तो ठीक है। देखो एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा, यानी कि अगर हम इसे रिएक्ट करा दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ,
उस केस में भी ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई थिंक ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये था हमारा एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एक और है दोस्त, देखो मैं उसे ऊपर में लिख देता हूं कि एसिड जो है ना नॉन मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है। तो हम लिख देते हैं एसिड जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, है ना। एसिड जो है जनरली नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सॉरी नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट भी कर लेना कि एसिड क्या करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बाकी ये रिएक्शन है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो बनाता था साल्ट और हाइड्रोजन गैस, जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा है तो बना साल्ट एंड वाटर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो बना साल्ट एंड वाटर। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने बोला था क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। फिर हमने एसिड को रिएक्ट किया एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, है ना। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेटल कार्बोनेट वाला रिएक्शन हमने कर लिया था, मिटाया था। फिर ये मेटल बाइकार्बोनेट है तो भी बनाया क्या, साल्ट, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, कॉमन साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे बेस के इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बेस के अगर इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें दोस्त, तो बेस भी वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे एसिड रिएक्शन कर रहा था, लेकिन बेस क्या है ना, बेस मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल या फिर नॉन मेटल दोनों के साथ, है ना, तो बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इधर समझना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटेलिक या मेटल ऑक्साइड के साथ या नॉन मेटल ऑक्साइड, दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, उस केस में बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O, है ना, सॉल्ट और वाटर। फिर जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहां पर बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ना, मेटल बाइकार्बोनेट। यहां पर हम नॉन मेटल भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर नॉन मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा फिर भी यही बनाएगा, है ना, नॉन मेटल कार्बोनेट के साथ। तो बेस क्या करता है दोस्त, जैसे एसिड सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, वो जनरली नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट क्या करता है, बेस मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है दोस्त। बेस जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करता है, बनाता वही है जो एसिड बना रहा था, है ना, लेकिन अंतर दोनों के प्रेम में यही है कि एसिड सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, जबकि बेस जो है हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है ना। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हम समझते हैं इसे, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा क्या दोस्त, जब मेटल रिएक्ट करता था बेस के साथ तो बनाता था सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल भी जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के थ्रू समझो। एग्जांपल, अगर हम एक बेस ले लें NaOH, उसे एक मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, मेटल है हमारे पास जिंक, तो बनाएगा क्या, Na2ZnO2, है ना, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, और बनाया हमारा हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम जिंकेट जो है ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस। तो एसिड की तरह बेस भी जब रिएक्ट किया किसके साथ, मेटल के साथ, तो उस केस में इसने बनाया सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बेस को रिएक्ट कराते हैं नॉन मेटल के साथ, है ना, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो कैसे रिएक्शन करता है। जैसे अगर हम रिएक्शन करा दें किसको,
CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या था दोस्त, ये था हमारा बेस। अगर इसको हम नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दे रिएक्ट, तो उस केस में क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सॉरी व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना। यही कारण है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा चूना पानी, इसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, दीवारों की सफेदी के लिए, है ना, व्हाइटनिंग ऑफ वॉल्स, उसके लिए हम यूज करते हैं। क्या करता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, उसके प्रेजेंस में क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण कुछ समय के बाद हमारा दीवार जो है सॉरी चमकना शुरू कर देता है ना। देखा वो दीवार पर जो हम लोग पेंट चूना से लगाते हैं, कुछ समय के बाद दीवार जो है साइन करना शुरू कर देता है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब तुम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दोगे इसके ऊपर, है ना, तो उस केस में क्या होगा, देखो जब तुम एक्सेस में कैल्शियम कार्बोनेट पर, है ना, इस पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पास करा दोगे, उस केस में इसका सफेदी खत्म, है ना, सफेदी की चमक यहीं तक। देखो उस केस में क्या हो जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं होता है, उस केस में बन जाएगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो तुम्हारा वॉल है उसके कलर को फिर से ये धूमिल कर देगा, है ना। देखते होगे कि जो चूना से पेंट किया हुआ दीवार है, कुछ समय के बाद उसकी सफेदी खत्म, है ना, सफेदी की मुस्कान यहीं तक। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना पानी का सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जाता है तो ये फॉर्म करता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसके कारण हमारा वॉल शाइन करना शुरू कर देता है ना। अगर हम उसको एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण ये व्हाइट कलर का नहीं होता है, इसके कारण हमारे जो सफेदी है वो फीकी पड़ जाती है थोड़ी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सोचे बता दें, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा एसिड और बेस के कुछ इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एग्जांपल के थ्रू भी समझा कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, बेस कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि बेस के बारे में पढ़ा बेस नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। अभी रिएक्ट किया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस था, जो कि रिएक्ट किया किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉर्म किया वही कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सॉल्ट फैमिली के बारे में, है ना। देखो दोस्त, हमने क्या बोला कि एसिड और बेस जब मिलता है तो बनाता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। इस केमिकल रिएक्शन को हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस जब कभी भी मिलता है ना दोस्त, तो कोशिश करता है न्यूट्रल करने का, है ना। जैसे एसिड में कौन सा है, एसिड में H प्लस, इसमें OH माइनस, है ना। तो हम अगर इसको मान चलो कि H प्लस को पॉजिटिव इंटीजर मान ले +5, OH माइनस को नेगेटिव इंटीजर मान ले -5, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, साल्ट हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, 0, है ना। लेकिन क्या है कि हर केस में जो साल्ट होता है वो न्यूट्रल नहीं बनता है, हर केस में जो साल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है। बोलो कैसे दोस्त सर, तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किया, है ना, उस केस में जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल होगा तुम्हारा, क्योंकि देखो एसिड और बेस दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलकर के साल्ट बनाया है तो वो साल्ट जो होगा हमारा न्यूट्रल होगा, क्लियर है। लेकिन या फिर ऐसे समझे कहे, अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस मिल करके अगर साल्ट बनाए तो ये भी होगा न्यूट्रल, ये भी हमारा न्यूट्रल होगा, है ना। देखो दोनों में क्या कॉमन है, देखो एसिड और बेस दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, ऊपर वाले में दोनों का दोनों स्ट्रांग है और नीचे वाले में दोनों का दोनों क्या है, वीक है। लेकिन इन केस अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, है ना, और उसे रिएक्ट करा दें किसके साथ, वीक बेस के साथ,
है ना, तब जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, तब जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा एसिडिक, वो एसिडिक है ना, वो होगा एसिडिक। तुमने कहावत तो सुना ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जो ज्यादा मजबूत होगा ना, साल्ट का नेचर भी वैसा ही होगा। देखो यहां पर क्या है कि एसिड स्ट्रांग है और बेस क्या है, वीक है, तो साल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, है ना, यानी कि एसिडिक होगा। तो एसिड अगर स्ट्रांग रहा तो साल्ट बनेगा एसिडिक। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रांग बेस को रिएक्ट करा देते हैं, तब कैसा बनेगा दोस्त, तब जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। वीक एसिड और स्ट्रांग बेस को मिलाएंगे तब साल्ट कैसा बनेगा, हाँ, तब जो साल्ट बनेगा उसका नेचर होगा क्या, उसका नेचर होगा बेसिक। क्यों, क्योंकि सर यहां पर बेस जो है वो स्ट्रांग है ना, यहां पर बेस जो है वो स्ट्रांग है। क्या बोलोगे, सर यहां बेस स्ट्रांग है इसलिए जो साल्ट का नेचर होगा ना वो होगा कैसा, बेसिक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो स्ट्रांग होगा साल्ट का नेचर वैसा ही होगा। अगर स्ट्रांग बेस रहा तो साल्ट का नेचर बेसिक, अगर स्ट्रांग एसिड रहा तो साल्ट का नेचर एसिडिक। बोलो ना भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, आगे बढ़े। अभी तक हमने बात कर लिया इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, फिर हमने बात किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, फिर हमने बात किया सॉल्ट फैमिली के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, है ना। हाइड्रेटेड सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट कई बार बच्चों को समझने में बहुत सारी परेशानियां आती है हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में। देखो वैसा सॉल्ट ना जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड हो। अब बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है सर, तो बोलते हैं ना कि नेचुरली गेन शेप्ड बाय वाटर, है ना, जिसके कारण वो फॉर्म करता है वाटर का क्रिस्टल, है ना। वाटर भी क्रिस्टल के फॉर्म में आता है जो नेचुरली गेन शेप्ड होता है उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, है ना। तो क्या बोलते हैं कि जो वैसा साल्ट या केमिकल कंपाउंड जिसके साथ वाटर एडेड हो क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल वाटर एडेड हो केमिकल कंपाउंड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, है ना। जैसे देखो ना हमारे पास है एक सब्सटेंस CuSO4 इंटू 5H2O, इसका कॉमन नेम है ब्लू विट्रियोल। क्या करते हैं, इसमें वाटर देखो एडेड है क्रिस्टल के फॉर्म में, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। FeSO4 इंटू 7H2O ग्रीन विट्रियोल, इसमें भी देखो वाटर एडिटेड सॉल्ट में एडेड है ना, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और है हमारे पास क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O, वही तुम्हारा वॉशिंग सोडा, अभी तुरंत बात करेंगे। Na2CO3 अभी तुरंत बात करने वाले हैं इस पर। देखो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में एडेड है इसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, है ना, तो इसको भी बोलेंगे क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तुम्हारा जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना, इसका कॉमन नेम है जिप्सम। सिर्फ सबका नाम याद रख लेना दोस्त। ये हमारा क्या, ब्लू विट्रियोल, ये हमारा ग्रीन विट्रियोल, ये है हमारा क्या, वॉशिंग सोडा, सब कॉमन नेम है। और ये है हमारा जिप्सम, इसका यूज सीमेंट फैक्ट्री में किया जाता है ना। तो क्या बोले कि जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी केमिकल कंपाउंड के साथ अटैच होता है या साल्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उस साल्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, है ना। बहुत सारे एग्जांपल देख करके भी हम लोगों ने जाना इसको। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हम पढ़ते हैं दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट
केमिकल कंपाउंड्स, उसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, मतलब बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके यूजेज के बारे में, फॉर्मेशन एंड देयर यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। देखो दोस्त, सोडियम क्लोराइड नाम तो सुना ही होगा, है ना। राहुल का नाम भले सुने हो या ना सुने हो, सोडियम क्लोराइड का तो नाम सुना ही होगा, है ना। राहुल एक मूवी में डायलॉग था हमारा, सोडियम क्लोराइड जिसे कॉमन साल्ट जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम बहुत सारा केमिकल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, है ना। इससे हम और भी सोडियम के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन साल्ट के नाम से विख्यात है, इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें, कुकिंग के लिए। फिर हम इसका यूज करते हैं पिकल्स को प्रिजर्वेटिव के लिए। फिर हम इसका यूज करते हैं सॉप इंडस्ट्री में, है ना। या फिर बहुत सारे जो अभी बताए सोडियम कंपाउंड उसके फॉर्मेशन के लिए, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो दिस टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से अलग अलग सोडियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं कैसे। तो हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हम उसे सोडियम क्लोराइड से फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं देखो, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन पर, एक्वस सॉल्यूशन समझते हो ना दोस्त, मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक सॉल्यूशन है ना। उस पर जब हम लोग करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारा बनता है NaOH, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और क्या बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, है ना। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका कॉमन नेम है हमारा कास्टिक सोडा। क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है किस पर, एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, क्योंकि क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आते हैं, ये एनोड पर, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है हमारा कैथोड पर। जो फॉर्म होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इस केमिकल रिएक्शन को क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं। क्लोर एल्कली रिएक्शन, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो देखो दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना एक बेस है ना। अब बेस में भी वाटर सॉल्युबल बेस है, तो वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग बोले थे क्या, या तो एल्कली, एल्कली बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज एल्कली, याद है ना, पिछले जमाने में हमने बताया था। और क्लोरीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, तो क्लोरीन और एल्कली दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम है क्या दोस्त, क्लोर एल्कली रिएक्शन, है ना। देखो क्या है, पूरे फिर से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। अगर ब्राइन सॉल्यूशन आए तो वही मत समझना कि ब्राइन सॉल्यूशन कोई दूसरा रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ही बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इस पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही कास्टिक सोडा, और बनता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, है ना। इस रिएक्शन में बेसिकली मेन रूप से बनता हमारा क्या, क्लोरीन और एल्कली, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है क्लोर एल्कली रिएक्शन। बोलो ना दोस्त, क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़े क्या। अब है इसका यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ कहाँ यूज है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत सारा जगहों पर यूजेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत सारा यूजेस है, कहाँ कहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं हम लोग, सोप डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का और भी यूज किया जाता है, जैसे कि तुम्हारा है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर फैक्ट्री में पेपर को मैन्युफैक्चर के लिए। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं, आप एक बार बुक से भी देख लेना। पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, सोप एंड डिटर्जेंट में, तो ये सब यूजेस है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अभी हमने बात किया एक सोडियम कंपाउंड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके फॉर्मेशन के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और सोडियम कंपाउंड जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि कॉमन नेम हमारा बेकिंग सोडा, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
या इसका कॉमन नेम है दोस्त बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। कैसे बनाते हैं इसे लेबोरेटरी में जानते हैं उसके बारे में। तो हम लेते हैं वही अपना सोडियम क्लोराइड है ना, फिर लेते हैं H2O, CO2 और NH3। क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, है ना। तो ये सब सामग्री हमें जरूरत पड़ेगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए, है ना। तो देखो जब इसे मिलाते हैं तो बनता है हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, फिर बनता है NaHCO3 जो कि है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर ये कहो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, है ना। क्या क्या लगा बनाने के लिए? सोडियम क्लोराइड याद रखना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया। बना क्या? अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में, अमोनियम क्लोराइड और यही तुम्हारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, है ना। अब बात करते हैं दोस्त कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज क्या क्या है ना। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का बहुत सारा यूजेज है। बेकिंग सोडा का यूज करते हैं हम लोग एंटासीड बनाने में, वही एंटासीड जिसके बारे में हमने किसी जमाने में बात किया था इसी वीडियो में कि एंटासिड क्या होता था कि हमारे पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाता था तो उस केस में क्या करते थे हम लोग, एक वीक बेस का यूज करते थे जो कि हमारे फूड को न्यूट्रल करने का काम करता था। तो इसका यूज करते हैं किसमें? एक एंटासिड में, एंटासिड में। दूसरा क्या करते हैं, बेकिंग सोडा से बनाते हैं बेकिंग पाउडर, है ना। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं इसका, बेकिंग पाउडर। अब बोलोगे सर बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? तो बेकिंग सोडा में मिलाते हैं दोस्त हम लोग एक वीक माइल्ड एसिड, जैसे कि है तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड, वीक माइल्ड एसिड जैसे कि तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड। तो क्या लिख दें क्या? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में हम लोग एसिड मिलाते हैं, कौन सा? माइल्ड एसिड यानी कि टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है बेकरी में फूड को स्पंजी बनाने के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए, मुलायम बनाने के लिए बेकरी में इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का, है ना। फिर हम इसका और यूज पढ़ें तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं किसका? बेकिंग सोडा का। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, वही आग बुझाने वाला, उसमें हम यूज करते हैं इसका बेकिंग सोडा का, है ना। उस फायर एक्सटिंग्विशर का नाम होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है? तो ये था हमारा यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। अब हम पढ़ते हैं दोस्त एक और सोडियम केमिकल कंपाउंड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसका कि केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, वही हमारा बेकिंग सोडा, है ना। जब हम इसे हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज, कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और क्या बनाता है दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑन डिकम्पोजिंग या ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट डिकम्पोजेज एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, जिसको कि हम कॉमन नेम है सोडा एस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? सोडियम कार्बोनेट जिसका कॉमन नेम होता है क्या? सोडा एस। अब यही तो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, जिसका कि कॉमन नेम पहले लिखी देते हैं सोडा एस।
इसे जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, देन इट प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम डेकाहाइड्रेट, है ना। पहले क्या किया हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो बना सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही सोडियम कार्बोनेट को जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड किया गया तब हमारे पास जो कंपाउंड बनकर के निकला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसी का कॉमन नेम है क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, यही हमारा वॉशिंग सोडा, है ना। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का तो एक घरेलू यूज भी है हमारे यहाँ। एक क्लीनिंग एजेंट होता है ये वॉशिंग सोडा, जैसे कि कपड़े को धोने में, बहुत सारा ड्राई सॉप बनाने में इसमें यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। फिर हम लोग यूज करते हैं एक सोडियम कंपाउंड बोरेक्स के फॉर्मेशन में, बोरेक्स के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं। पहला बोला हमने क्लीनिंग एजेंट के रूप में घरों में कपड़े को धोने में या फिर ड्राई सॉप बनाने में। दूसरा बोले सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स के फॉर्मेशन में, है ना। थर्ड इसका यूज किया था पेपर और सोप इंडस्ट्री में, पेपर ग्लास, है ना, इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का, है ना। और भी बहुत सारा यूजेज है। इसका यूज हम लोग करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में, है ना, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर या परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर क्या है दोस्त, तो वैसा वाटर ना जो कि साबुन या डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं देता है ना, वो फ्रोथ नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। तो उसको रिमूव करने में भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स बनाने में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, ड्राई सॉप बनाने में और हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में। तो ये इसका मेन यूज है इसका वॉशिंग सोडा का, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्त एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में, वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका क्या क्या यूजेज है। ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। देखो जब हम लोग लेबोरेटरी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइन, स्लैग लाइन, इस पर जब लेबोरेटरी में ना दोस्त क्लोरीन गैस फ्लो कराया जाता है, क्लोरीन गैस फ्लो कराया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है CaOCl2 प्लस H2O, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला, जब स्लैग लाइन पर लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस फ्लो कराया जाता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम लोग क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। अब अगर हम बात करें इसके यूजेज के बारे में, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका भी बहुत सारा यूजेज है। इसका यूज करते हैं हम लोग कॉटन और लिनेन इंडस्ट्री में, कॉटन और लिनेन इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लीच मतलब ऊपर वाले लेयर में जितना भी इम्प्योरिटीज है उसको हटाने वगैरह के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, है ना, तो प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर में भी यूज करते हैं, प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर में इसका यूज किया जाता है। और भी यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में,
मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ना क्लोरोफॉर्म देखते होंगे फिल्म वगैरह में, और जो विलन लोग होते हैं जनरली वो क्या करते हैं कि रुमाल पर एक लिक्विड डालते हैं और नाक में सुखा करके बेहोश करके, है ना, सारा संपत्ति लूट लिया जाता है ना। तो क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में भी इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला है इसका हमारे पास CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। अब बात करते हैं एक और केमिकल कंपाउंड के बारे में, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना। ऐसा माना जाता है कि शायद ये पहली बार पेरिस में बना था, इसलिए इसका नाम ही हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं इसके बारे में समझिए। एक सब्सटेंस है या कंपाउंड है, सॉरी, हमारे पास जिप्सम। फॉर्मूला है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कॉमन नेम है इसका जिप्सम, है ना। इसका यूज किया था बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री में ग्लूइंग एजेंट के लिए। सीमेंट को देखते हो कि जब पानी वगैरह मिला करके दीवार पर मारा जाता है तो वो चिपक जाता है ना। तो चिपकता इसी के कारण है, जिप्सम के कारण। एक ग्लूइंग एजेंट के रूप में सीमेंट फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना दोस्त, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कॉमन है जिप्सम। इस पर जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, इसको हीटिंग करते हैं, तो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ रह जाता है और बाकी का जो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो अलग हो जाता है। ठीक है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी वही हाइड्रेटेड साल्ट वाला में आ जाएगा। और 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होता है, अलग हो जाता है। और इसी का कॉमन नेम है क्या दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे ज्यादा यूज है हमारे पास जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो उस केस में इसका लेप चढ़ाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखते होगे व्हाइट कलर का, है ना, जो कवर पहना दिया जाता है, वैसे वो लेप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका फिर और भी यूज है टॉय इंडस्ट्री में, खिलौना वगैरह बनाने में, और भी डेकोरेटिंग पर्पस में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि फ्लोर को या सरफेस को स्मूथ करने के लिए, है ना। तो ये सब बेसिकली यूजेज है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्या क्या बोला हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है टॉय बनाने के लिए, फ्रैक्चर्ड हैंड या बोन्स को जोड़ने के लिए। फिर हमने बोला इसका यूज सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, है ना, और भी जो आपके जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में शेयर करें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।